आयशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का दूसरा टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसको क्लासिफाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, रिसोर्सेज का मतलब बताया था और कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं वो ही बताया था। ठीक है, अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उनको क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम उनको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमें रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना पड़ेगा, या फिर अगर हमें किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ना होता है तो हम उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि वो पढ़ने के लिए हमें आसान बन जाए। तो इसीलिए हमने रिसोर्सेज को भी यहाँ पर क्लासिफाई किया है 4 बेसिस पर। ठीक है, एक बाय एक उसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि जो आपका रिसोर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होकर आया है, उसका ओरिजिन क्या है, बायोटिक या फिर अबायोटिक, वो लिविंग वर्ल्ड से है या फिर नॉन लिविंग वर्ल्ड से है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पर डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि जो आपका रिसोर्स है वो एग्जॉस्ट कितनी जल्दी होता है या फिर उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी कितनी है। ठीक है, रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है, इस टर्म का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप होती है, ऑनर क्या होता है, किसी चीज का मालिक। ठीक है, तो ओनरशिप यानी कि उस चीज का मालिक कौन है, उस रिसोर्स का मालिक कौन है। कोई इंडिविजुअल है, कोई कम्युनिटी है, या फिर पूरी कंट्री का है वो रिसोर्स, या फिर इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल का मतलब वो किसी और कंट्री का नहीं है, किसी भी कंट्री का नहीं है, बल्कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास है, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है, फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि जो आपका रिसोर्स है उसका स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का, वो डेवलप हो चुका है नहीं हुआ। ठीक है, उसमें हमारे 4 रिसोर्सेज आते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है पोटेंशियल में और स्टॉक में, उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली क्लासिफिकेशन को पढ़ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब हम पढ़ते हैं अपनी पहली क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर आपका रिसोर्स आया किधर से है, कहां से ओरिजिनेट होकर आया है, उसके बेसिस पर हमने 2 टाइप्स दिए हुए हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक, ये जो 2 टर्म्स है आपने पहले भी सुनी होंगी। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एटसेट्रा। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें बायोस्फीयर से मिले होते हैं और उनमें क्या होती है, लाइफ होती है, जीवन होता है। ठीक है, अगर आप इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, याद नहीं रख पाते कि बायोटिक अबायोटिक में क्या डिफरेंस है, थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो बायो क्या होती है, बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होंगे, जिसमें लिविंग थिंग्स होंगी, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फोना, यानी कि फ्लोरा आता है हमारा प्लांट किंगडम और फोना यानी हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हुए, जो कि हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, उनके अंदर लाइफ होती है। एग्जाम्पल क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फोना एंड फिशरीज, लिव स्टॉक एटसेट्रा। ठीक है, अब अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होंगे, वो बिल्कुल उसका उल्टा होगा। ठीक है, जितने सारे रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं वो क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो कि नॉन लिविंग मटेरियल से, नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हुई हैं, वो किस चीज के अंदर आएंगी, अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। जैसे कि रॉक्स और मेटल्स, रॉक्स यानी कि चट्टान, पत्थर, और कुछ भी मेटल यानी कि पदार्थ। ठीक है, आपने इनको कभी चलते हुए, बोलते हुए देखा है? नहीं, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और वो किसके अंदर आएंगे फिर, अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। तो यहां तक हमने क्या देखा, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। आई होप आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके नाम से समझते हैं, इसके नाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, री, न्यू और एबल। ठीक है, री का मतलब होता है दोबारा, जैसे कि रिसाइकल, रिवाइज करो। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, न्यू का मतलब होता है नया, एबल होती है योग्यता। ठीक है, तो री, न्यू, एबल, कि किसी भी रिसोर्स के अंदर क्या दोबारा से नए बनने की एबिलिटी है, एबल है वो रिसोर्स। ठीक है, तो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, री दोबारा, न्यू यानी कि नया, दोबारा नया बनने की एबिलिटी। ठीक है, किसी रिसोर्स के अंदर है या फिर वो बन जाता है तो वो क्या होती है, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, और उसका उल्टा हो जाता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, इसको एक बार हम डेफिनेशन की हेल्प से देखते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ठीक है, कोई भी रिसोर्स जो रिन्यू हो सकता है, रिन्यू यानी कि दोबारा नया बन सकता है, और रिप्रोड्यूस्ड यानी कि दोबारा प्रोड्यूस, दोबारा बन सकता है। ठीक है,
किसी भी तरीके से, या तो आप उसको फिजिकल तरीके से बना लो, या फिर आप उसको केमिकल तरीके से बना लो, या फिर आप उसको मैकेनिकल तरीके से रिन्यू कर लो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप अपना रिसोर्स किसी भी मीन से, किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो और मैकेनिकल हो, किसी भी प्रोसेस से रिन्यू या फिर रिप्लेनिश कर सकते हो। फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेसेस आपने क्लास 10 साइंस का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं किसी पेपर को फाड़ देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, फिजिकल प्रोसेस हुआ। केमिकल प्रोसेस, अगर मैं उस पेपर में आग लगा देती हूँ, ठीक है, तो फिजिकल में क्या हुआ, दोबारा वो जुड़ सकता है, लेकिन केमिकल में वो दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होता है, वो आप साइंस में देख लेना। मेन हमें यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी रिसोर्स जो कि रिन्यू हो सकता है, नया बन सकता है, दोबारा बन सकता है, किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, उसको हम रिन्यूएबल या फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोल सकते हैं। जैसे कि सोलर और वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब नॉन रिन्यूएबल क्या होगा, इसका बिल्कुल विपरीत, इसका बिल्कुल उल्टा। नॉन यानी कि बिल्कुल नहीं होगा, रीन्यू दोबारा नया नहीं होने की उसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी वो दोबारा नहीं बन सकता, इसके पीछे कारण है वो दोबारा क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, क्या है कि वो जो रिसोर्स है वो बहुत ही टाइम के बाद फॉर्म होता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल ले लो आप, ठीक है, मिनरल्स ले लो आप, ठीक है, बहुत ही मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं उन्हें बनने में, उनके फॉर्मेशन में, उनके प्रोसेसेस में। ठीक है, तो इतने साल तो उन्हें बनने में लग रहे हैं, आप उनको दोबारा बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक तरह से हम उनको नॉन रिन्यूएबल कह देते हैं। ठीक है, पूरी तरह नॉन रिन्यूएबल वो नहीं है। तो ये क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है, जैसे कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनके फॉर्मेशन में। मिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब समझ रहे हो, 1 मिलियन होता है 10 लाख, इतने साल लग जाते हैं। ठीक है, इनको बनने में। तो नॉन रिन्यूएबल हम इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोबारा बनने का तो फिर कुछ प्रोसेस ही नहीं है। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. ठीक है, अब कुछ जो रिसोर्सेज है यहाँ पर मेटल्स, जैसे कि मेटल्स, ठीक है, तो वो तो रिसाइकल हो भी जाते हैं, लेकिन जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो यहाँ पर रिसाइकल नहीं हो पाते और हम उनको इतनी जल्दी यूज करते हैं। समझ लो किसी भी फॉसिल फ्यूल को, रिसोर्स को, मिनरल रिसोर्स को, किसी भी रिसोर्स को मिलियन साल तो से फॉर्मेशन में लग गए, 10-20 लाख साल लग गए। ठीक है, इतने सालों से फॉर्मेशन में लग गए और ह्यूमंस क्या करते हैं, जल्दी उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के पीछे लगे रहते हैं। अब पेट्रोल डीजल कितना कम होता जा रहा है, ठीक है, वो इसी का कारण है। वो भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है, उसको इतने साल लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं फॉर्मेशन में, और ह्यूमन बीइंग्स उसको हम कह सकते हैं कि 200-300 सालों में ही खत्म कर देती हैं। तो जल्दी से वो एग्जॉस्ट हो जाता है अपने यूज के कारण। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, रिन्यूएबल जिसके अंदर दोबारा न्यू नया होने की एबिलिटी है, एबल है वो रिसोर्स, वो क्या होगा, रिन्यूएबल होगा। एग्जांपल्स में आ गए वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल्स का बिल्कुल विपरीत, जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है, उसका कारण है क्योंकि उसे बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्मेशन में, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और हमारे मिनरल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब हम पढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि वो रिसोर्स है किसका, उसका ऑनर कौन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, और अगले पेज पर हम पढ़ेंगे नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्स किसी इंडिविजुअल यानी एक पर्सन का है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स यानी कि वो जो रिसोर्स है वो किसी कम्युनिटी का है, होलसम है, ठीक है, सबके लिए यूज में आता है, सबका है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि वो जो है कम्युनिटी ओन है, उसमें 12-13 लोग हैं, फिर जितने भी लोग हैं पूरी कम्युनिटी उसको ऑन करती है। ठीक है, सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। ये जो रिसोर्स है ये इंडिविजुअल्स खुद ही ऑन करते हैं प्राइवेटली, जो उनका खुद का होता है, इसको कह सकते हैं भाई ये रिसोर्स मेरा है। जैसे आपकी फैमिली में क्या होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनका घर होता है, या फिर आपका भी वो घर होता है जिसको आप अपना घर बोलते हैं, हमारा घर है। ठीक है, तो किसकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, फिर आपके घर में जो भी हेड है, आपके फादर मम्मी, उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन विलेजेस पीपल ऑन लैंड फॉर फार्मिंग। ठीक है, गाँव वगैरह में जो लोग हैं वो अपनी लैंड लेते हैं फार्मिंग के लिए। अगर आपका विलेज से बैकग्राउंड है तो आपने सुना होगा भाई ये इतने बीघा खेत मेरे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो गाँव में लोग क्या करते हैं, जमीन लेते हैं फार्मिंग यानी खेती के लिए। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, और शहरों में लोग मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं, कैसे खुद के इंडिविजुअल रिसोर्स लेते हैं, या तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, या फिर कुछ और प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसी मतलब लोगों ने अपने नाम कराए हुए हैं, या फिर वो उनके खुद के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कोई मतलब पॉन्ड्स अपने करा लेता है, कोई अपना कोई बोलता है ये जो कुआं है मेरा है, या फिर इस कुएं के जो अंदर पानी है वो मेरा है।
ठीक है, तो ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी owned resources, these are resources which are accessible to all the members of the community। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सभी जो वहाँ पर मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, वो सभी के लिए ओपन है, यानी सभी उसको यूज कर सकते हैं। समझ लो मैं किसी कम्युनिटी के अंदर आती हूँ, ठीक है, मैं अपनी सोसाइटी के अंदर हूँ, फिर गाँव में जो हमारी कम्युनिटी होती है उसके अंदर हूँ, ठीक है, तो जो भी वो रिसोर्स है वो मुझे भी मिलेगा, मेरे पड़ोसी को भी मिलेगा, हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों का रिसोर्स है उन सबको वो एक्सेसिबल होगा, ठीक है, वो सब उसको यूज कर पाएंगे। विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बुरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा। जैसे कि गांव में क्या होता है कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, बुरियल ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे पार्क्स वगैरह शहरों में होते हैं, विलेज पॉन्ड्स होते हैं। तो गांव वगैरह में जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड है, मतलब लोग क्या करते हैं कि अलग एक जमीन छोड़ देते हैं चरने के लिए, जो मतलब गाय भैंस बकरी जो भी सारे एनिमल्स हैं वहां पर जाकर चरते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जमीन है। तो सारे जो लोग हैं जितने भी गाँव के मेंबर्स हैं वो सब जाकर अपनी भैंस बकरी भेड़ वगैरह सब कुछ चरा सकते हैं वहां पर जाकर। सेकंड है क्या, बुरियल ग्राउंड्स। बुरियल ग्राउंड्स यानी कि जहाँ पर जब इंसान की मृत्यु डेथ हो जाती है उसके बाद जब उस इंसान को मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है उसके लिए भी स्पेस छोड़ी जाती है गाँव वगैरह में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है सभी जो मेंबर्स हैं, सभी जो विलेज के लोग हैं, सभी अपने जिसकी भी डेथ हुई है उनकी फैमिली में उसको वहां पर जाकर दफना सकते हैं, ठीक है, तो बुरियल ग्राउंड्स बने होते हैं। ऐसे विलेज पॉन्ड्स होते हैं जो किसी किसी के कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं, किसी एक इंसान के नहीं है बल्कि पूरी कम्युनिटी पूरे विलेज ने ओन किया हुआ है। अब ऐसे शहरों में अर्बन एरियाज में पब्लिक पार्क्स होते हैं, आपने देखे होंगे। पब्लिक पार्क है यानी किसी एक इंडिविजुअल का वो पार्क नहीं है, जितने भी सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं वो सब जाकर उस पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही पिकनिक स्पॉट्स होते हैं और प्लेग्राउंड्स हर सोसाइटी के अंदर अर्बन एरियाज में बने हुए होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों चीजें सिंपल भी समझ आ गई होंगी। अब इनका दूसरा पार्ट भी है नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। अब हम थर्ड रिसोर्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट इज नेशनल रिसोर्स, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन, ठीक है, तो टेक्निकली तो यही होगा, नेशनल रिसोर्स यानी जो भी रिसोर्स उस नेशन का है, उस देश का है, ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज जो भी उस देश के हैं। कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, ठीक है, और कंट्री के पास तो इवन लीगल पावर्स भी हैं, यानी कि लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, किसी इंसान की प्रॉपर्टी को लेकर अगर उसको लेकर उस पर कुछ बनाते हैं और उससे पब्लिक का ही अच्छा होता है तो आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हो, उसको एक्वायर कर सकते हो। जैसे कि आपने सुना होगा कहीं पर रेलवेज बन रही हैं, कहीं पर रोड्स बन रहे हैं, कहीं पर कैनल्स बन रही हैं, तो किसी इंसान की जमीनें थी, किसी इंसान के खेत थे, तो उनको लेकर मतलब रोड्स वगैरह की जमीन में लाकर और उसके ऊपर रोड बना डाला, ठीक है, तो उस इंसान का खेत कहाँ गया, उस इंसान का खेत भी उस रोड में उस रेलवे के अंदर चला गया, लेकिन वो जो फार्मर है उसको कंपनसेशन या फिर कुछ जो मनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ले सकती है पब्लिक गुड के लिए। All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries, an oceanic area up to 12 nautical miles, 22.2 km from the coast, termed as territorial water and resources therein belonging to the nation, ठीक है। अब जितना भी सारी चीजें हमारे इंडिया के अंदर, हमारी टेरिटरी के अंदर आती हैं, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, जो भी हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और हमारी कौन सी बाउंड्रीज, ओशनिक एरिया, उसके बीच का डिफरेंस समझाती हूँ। समझ लो हमारा ये क्या है, वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर हमारी आती है इंडिया, ठीक है, ये हमारी इंडिया हो गई छोटी सी, ठीक है, छोटी सी इस पर दिख रही है क्योंकि वर्ल्ड मैप है। अब जो हमारी इंडिया है उसमें कहा गया है कि 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या है, 22.2 किलोमीटर, ठीक है, तो इतना एरिया जो है, इतना जितना ही मानो, इतना एरिया क्या है वो हमारा है, ठीक है। और पॉलिटिकल एरिया की बात करें अगर हम, तो पॉलिटिकल एरिया है हमारा जितना भी टेरिटरी का अंडर एरिया आता है, जितनी हमारी टेरिटरी है, जितनी भी हमारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज है, जितना भी उसके अंदर का एरिया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आती है वो हमारी है, ठीक है। ओशियनिक एरिया क्या होता है, जैसे कि हमारा ये इंडिया का मैप हो गया और यहाँ पर ये क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन इसका नाम है जो कि इंडिया पर रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ओशन हमारा है, ठीक है। इंडियन ओशन का जो हमारा पार्ट है वो हम कितना ले सकते हैं, सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स, और 12 नॉटिकल माइल्स किसके इक्वल है, 22.2 किलोमीटर्स के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा इतना थोड़ा बहुत ही हम मतलब ले सकते हैं अपनी टेरिटरी के अंदर, कुछ हमें लेना हो उस मतलब सी का हम अपने नाम कह सकते हैं, भाई इंडिया की सी आई, ठीक है, कितनी 22.2 किलोमीटर तक जो आ रही है, ठीक है, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर और रिसोर्सेज कहते हैं, जो हमारे इंडिया का है सिर्फ, ठीक है। तो इंडिया में किन रिसोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं, जो हमारी टेरिटरी के अंदर आती हैं, और जो 12 सी में उन रिसोर्सेज का जो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर तक आती है,
ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा नेशनल रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स हमारे टेरिटरी के अंदर आएगा और ओशन में जो 22.2 किलोमीटर तक जाएगा, दैट्स इट, वो हमारा क्या है, नेशनल रिसोर्स है। अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। अब कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस यानी कि कुछ बॉडीज होती हैं जो कि किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी इंटरनेशनल रिसोर्स को संभालती हैं, ठीक है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितना रिसोर्स लेंगी, ठीक है। अब हमने पढ़ा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंटरनेशनली रिसोर्सेज को संभालती हैं, जो किसी कंट्री का नहीं होता, सिर्फ उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का वो रिसोर्स नहीं है, ठीक है। अब जो ओशनिक रिसोर्सेज है उस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ तक आएगा, 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हमारा ये मैप है वर्ल्ड मैप, यहाँ पर हमारी इंडिया आती है, ठीक है, हमारा इंडियन ओशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया हो गई, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक हमने अपना रिसोर्सेज को यूज कर लिया। उसके बाद आती है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, उसके भी आगे आता है 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो बाहर चीज आती है वो कौन लेता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पर कोई इंडिविजुअल कंट्री कुछ भी मतलब डिगिंग नहीं कर सकती है, वहां से कुछ निकाल नहीं सकती है, या फिर वहां पर उसे अपना स्थान नहीं कह सकती, ठीक है। तो जो ओशनिक रिसोर्सेज 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जाते हैं एक्सक्लूसिव जोन के, वो किसके हैं, ओपन ओशियन के हैं, ठीक है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस रिसोर्स को, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यानी कि कोई एक कंट्री उस रिसोर्स को अपना नहीं कह सकती है, फिर उस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकती जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जाता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है। अगर उसे करना भी है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कौन कौन सा इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल किसी एक इंसान का है, कम्युनिटी कुछ किसी कम्युनिटी ने उसको लिया हुआ है, नेशनल यानी कि किसी देश का है। नेशनल में हमारा रिसोर्स वो जो हमारी टेरिटरी के अंदर आता है, और ओशनिक रिसोर्स के अंदर आता है। टेरिटरी के अंदर का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे इंडिया का ही मैप है, ठीक है। तो इंडिया के मैप में अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर, तो इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो ये जो लाइंस बनी हुई है, जो टेरिटरी है, यहाँ से जाकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो टेरिटरी है ना, जो लाइंस खींची हुई है जिसमें हमने डिफाइन किया हुआ ये हमारी इंडिया है, ठीक है। तो टेरिटरी है, इसके अंदर का रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं। और हमारे इंडिया का जो इंडियन ओशन है उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज उस इंडियन ओशन के अंदर हैं, उस रिसोर्स को हम यूज कर सकते हैं, उसे अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, या फिर उस रिसोर्स को हम एक्वायर कर सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, उसमें कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी भी कंट्री, किसी एक इंडिविजुअल कंट्री को रिसोर्स एक्वायर करने की परमिशन नहीं देती, जो भी 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जाता है, ठीक है। अब अगले पेज पर हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट टाइप की क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पोटेंशियल और स्टॉक में, ठीक है। सबसे पहले मैंने उनको यहीं पे रख लिया, ठीक है। पोटेंशियल और स्टॉक सबसे पहले हम इसको ही कंफर्म करेंगे, इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल रिसोर्स कौन से होते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। रिसोर्सेज है तो हमारे पास, ठीक है, लेकिन उनको हमने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, ठीक है। एक रीजन में पाए जाते हैं वो, लेकिन अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में बहुत ही पोटेंशियल है किस चीज का, वाइंड और सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट होने का, लेकिन लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है, हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं उसकी फुल पोटेंशियल तक, ठीक है। यूज तो कर पा रहे हैं वहाँ की सोलर और वाइड एनर्जी को, लेकिन उसकी फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पा रहे, पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो दो मेन डिफरेंस है बस पोटेंशियल और स्टॉक के बीच में। टेक्नोलॉजी है, हम यूज नहीं कर पा रहे, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। सो पोटेंशियल रिसोर्स कौन से हुए, जिनके पास टेक्नोलॉजी है हमें उन्हें एक्सेस करने की, हमारे पास टेक्नोलॉजी है उन्हें एक्सेस करने की, लेकिन क्या है ना कि वो हम फुल पोटेंशियल तक उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फुल पोटेंशियल तक उनको यूज नहीं कर पा रहे, यूज कर रहे हैं लेकिन फुल पोटेंशियल तक नहीं कर रहे। जैसे कि राजस्थान, गुजरात में जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ता है, सो वहाँ पर क्या है, वाइंड और सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है यूटिलाइज नहीं कर रहे, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं उसकी फुल पोटेंशियल तक, ठीक है। स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स स्टॉक मार्केट वाले नहीं हैं, दूसरे वाले हैं, ठीक है। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द प्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, ठीक है।
एनवायरमेंट में मटेरियल प्रेजेंट है लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको यूज करें, ठीक है, पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको थोड़ा बहुत भी यूज नहीं कर पा रहे, जैसे कि वाटर, टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है, वाटर कौन से वाला, वाटर तो हम यूज कर पा रहे हैं, भाई पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो वाटर को स्प्लिट कर पाए, ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है ना, हमें बहुत ज्यादा काम आ सकता है हाइड्रोजन, लेकिन पानी में से हाइड्रोजन निकाले कैसे, वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है ना, ठीक है, तो इसीलिए स्टॉक्स कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो हमें पता है, हमें इतना मतलब पोटेंशियल है उनके अंदर, हमें अच्छे से काम करा सकते हैं वो, लेकिन हमारे पास ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें एक्सेस करने की, ठीक है, सो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है, सो पोटेंशियल में क्या था, पूरी तरह हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा बहुत तरह हम उन्हें एक्सेस कर पा रहे थे, टेक्नोलॉजी भी थी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, पूरी तरह एक्सेस नहीं कर पा रहे। अगर आपको ये दो समझ आ गए तो फिर तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये दोनों थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। डेवलप्ड और रिजर्व में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। पोटेंशियल में क्या है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज पाए जाते हैं एक रीजन के अंदर, लेकिन उन्हें फुल पोटेंशियल तक हमने यूज नहीं किया, थोड़ा बहुत हम उनको यूज करते हैं और हम उन्हें यूज नहीं करते। जैसे कि गुजरात, राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है वाइंड और सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट का, लेकिन पूरी तरह से वहां पर वाइंड और सोलर एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया है उसकी फुल पोटेंशियल तक। टेक्नोलॉजी है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं उसकी फुल पोटेंशियल तक। स्टॉक्स में क्या है, मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। मटेरियल एनवायरमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें सारा पोटेंशियल है सब कुछ करने का, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स को एक्सेस करने की। जैसे कि वाटर में से हाइड्रोजन को स्प्लिट कर कर उसे हाइड्रोजन को अच्छे काम में लगाना, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आपको अगर ये समझ आ जाते हैं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। थर्ड है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच हैव सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है, जिन रिसोर्सेज को हमने सर्वे कर लिया, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ पता लगा लिया और बस हम उनको यूज कर पा रहे हैं, उनकी फुल पोटेंशियल तक यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हमारे डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड, जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनमें अब कुछ नहीं चाहिए, ना टेक्नोलॉजी चाहिए ना और चीज चाहिए, ठीक है, हमने पहले उनको डेवलप्ड कर लिए, ठीक है, सारी क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ मेजर कर लिया, हम उनको यूज में ले रहे हैं, दैट्स इट। फोर्थ हमारा रिजर्व, ये क्या है, स्टॉक्स का सबसेट है, यानी कि इसको हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करते हैं, अब भी यूज कर सकते हैं लेकिन अभी हम इन्हें थोड़ा बहुत ही यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए इनके अच्छे यूज के लिए हम इनको फ्यूचर में रख देते हैं, रिजर्व के लिए कि भाई फ्यूचर अभी रिजर्व कर लो, बाद में फ्यूचर में इनकी अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो यूज कर लेंगे। जैसे कि रिवर वाटर, वाटर इन टर्म्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा। जैसे कि रिवर वाटर क्या है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आज क्या है ना, रिवर वाटर को हम एक लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज कर पा रहे हैं, हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो हमारा वाटर है डैम्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, उसको भी हम अच्छे से फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं और आज हम उसको फुल पोटेंशियल तक यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। दोबारा मैं एक बार समझा देती हूँ। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल से इसको समझो। पोटेंशियल का मतलब है टेक्नोलॉजी है, हम यूज भी कर रहे हैं लेकिन फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पा रहे। स्टॉक्स में क्या है, उल्टा, टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो यूज ही नहीं कर पा रहे पूरा। डेवलप्ड है, हमने क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ मेजर कर लिया है और हम उसको खुशी खुशी अब यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिजर्व्स क्या है, सबसेट है स्टॉक्स का, यानी कि उनके अंदर अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं, फिर हमने फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने उसको छोड़ दिया है कि फ्यूचर में यूज करेंगे, अभी थोड़ा बहुत ही यूज हो पा रहा है लिमिटेड एक्सटेंट तक, ठीक है। अब थोड़ा है ना पोटेंशियल और रिजर्व्स में भी दिक्कत आती है बच्चों को, क्या कि भाई यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत यूज कर पा रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत यूज कर पा रहे हैं, फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन हम उसको फ्यूचर में बचा के नहीं रख रहे। यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज कर पा रहे हैं, फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन इसी वजह से हम उसको फ्यूचर के लिए सेव रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजर्व। पोटेंशियल, स्टॉक्स, डेवलप्ड, रिजर्व्स। इसी के साथ हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहीं पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, वैसे तो आपको खुद के ही बनाने चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए नोट्स चाहिए, कैसे बनाने चाहिए सब कुछ वगैरह, तो जो भी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ होता है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आइडिया लगाने के लिए ही नोट्स को स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, वैसे खुद से बनाना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।